हैरत होती है कि जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं उसी धरती पर एक समंदर है और उस समंदर की गहराइयों के राज को हम शायद 4-5% से ज्यादा नहीं जानते। 4-5% भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया। आज तक समुंदर की गहराई कितनी है इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है अलग अलग मेथड से, लेकिन एक्यूरेट गहराई कितनी है शायद इसका दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो डाटा है अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से वह हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब चांद की दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है, वहां तक इंसान पहुंच गया और भी कई अन्य ग्रह पर एस्ट्रोनॉट पहुंच चुके हैं, जहां कुल मिलाकर लगभग 300 से भी ज्यादा घंटे वैज्ञानिक बिता चुके हैं। लेकिन समंदर की गहराई में जो सबसे ज्यादा गहरी जगह है वहां सिर्फ 3 लोग 3 घंटे ही रह पाए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आसमान में सैकड़ों घंटे हम गुजार चुके हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसी दुनिया में समुंदर मौजूद है और समंदर के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा गहराई है वहां पर सिर्फ 3 घंटे इंसान ने गुजारे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है समंदर की गहराइयों में, और समंदर अपने अंदर ऐसा क्या रहस्य समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज काइनेसिस और मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। सबसे पहले तो यह समंदर बना कैसे, या समंदर का जन्म कैसे हुआ। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी का 71% से ज्यादा हिस्से में समुंदर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हम जितने समुंदर को देख पाते हैं वह महज समंदर का 20% ही है। समंदर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें पेड़, अन्य जीव, पहाड़ और ना जाने क्या क्या, सबकी एक अलग ही दुनिया समुंदर के अंदर पाई जाती है। पर वह दुनिया कैसी है इसके बारे में हम महज कुछ ही प्रतिशत जानते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सब सवालों के बारे में जितना हो सके जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल पहले समुद्र का जन्म हुआ। इसका जन्म कैसे हुआ, आपको बता दें कि करोड़ों साल पहले धरती आग का गोला हुआ करती थी। उस समय के वायुमंडल को हम आदि वायुमंडल यानी प्रोटो एटमॉस्फेयर कहते हैं। पर पानी सृष्टि का हिस्सा है और सृष्टि के विकास के हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। धरती के उस गर्म दौर में भी खनिजों के ऑक्साइड और वायुमंडल में धरती से निकली हाइड्रोजन के संयोग से गैस के रूप में पानी पैदा हो गया था, पर वह तरल बन नहीं सकता था। धरती के वायुमंडल के धीरे धीरे ठंडा होने पर इस भाप ने बादलों की शक्ल ली। इसके बाद लाखों वर्ष तक इस प्रक्रिया के कारण धरती पर मूसलाधार बारिश होती रही। यह पानी भाप बनकर उठता और संघनित कंडेंस्ड होकर फिर बरसता। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, या यूं कहे कि ठंडी हो गई। फिर बारिश होती तो भाप बहुत ही कम मात्रा में बनती, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी रहा और पृथ्वी पर पानी जमा होने लगा। और धीरे धीरे जहां पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढे थे या डिप्रेशन थे, पानी उसमें जमा होने लगा। और वक्त के साथ लाखों साल बाद इन गड्ढों में भरे पानी ने समुद्र का रूप ले लिया। क्यों समुद्र के रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। सतह से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को एफोटिक जोन या फिर मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यहां होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफी कम पाए जाते हैं, क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी ही नहीं होती। दिलचस्प यह है कि ऐसे क्षेत्र में जो जीव मिलते भी हैं वे खुद से रोशनी पैदा करना जानते हैं। इन क्षेत्रों में रहते हैं सी पिग, सी क्यूकम्बर, स्नेल फिश, जायंट डीप सी अमीबा। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव। ये जीव एक ही कोशिका के माध्यम से पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसे सभी अहम काम करते हैं। इन्हें आमतौर पर अमर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बूढ़े होने पर मरते नहीं हैं, बल्कि नई संतानों में विभाजित हो जाते हैं। ये प्रजनन के लिए माइटोसिस से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में जीव खुद कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। समुद्र जितना गहरा है उससे अधिक पहेलियां इससे जुड़ी हैं। अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाने के लिए इंसान स्पेस में भले ही सहजता से जाता रहा हो, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा कठिन है। जोखिम और रहस्य भी ज्यादा है। समुद्र की गहराइयों में अंतरिक्ष में प्रेशर यानी दबाव शून्य होता है, जबकि समुद्र में ठीक इसका उल्टा है।
समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। टाइटन पनडुब्बी हादसे की वजहों में एक अनुमान यह भी है कि पनडुब्बी पानी के दबाव से फट गई होगी। टाइटैनिक जहाज का मलबा 3800 मीटर नीचे है। इतना नीचे उतरना जाहिर है कि जोखिम भरा ही है। अब बात समुद्र की गहराई की। वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार महासागर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। ओशन सर्विस के हिसाब से धरती पर पानी के नीचे सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में। इस जगह को कहते हैं चैलेंजर डीप। यह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। यहां गहराई है लगभग 36,000 फीट। किलोमीटर में बदलें तो करीब 11 किलोमीटर। चैलेंजर डीप जिस मारियाना ट्रेंच के पास है वह महासागर में मौजूद सबसे विशाल खाई है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा मापी गई है। इन जगहों की गहराई को ऐसे समझिए कि यहां पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। चैलेंजर डीप का नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के सर्वे शिप HMS चैलेंजर शिप के नाम पर रखा गया। इस जहाज ने सन 1872 से 1876 के बीच चैलेंजर डीप की गहराई की रिकॉर्डिंग की थी। इसके बाद 1960 में डॉन वॉल्श और जैक स्पिकर्ड पहली बार चैलेंजर डीप में उतरे थे। इन लोगों ने एक पनडुब्बी का इस्तेमाल किया था। साल 2012 में टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अकेले इस जगह पहुंचे। 10,908 मीटर की दूरी तय की थी उन्होंने। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था पनडुब्बी डीप सी चैलेंजर का। साल 2019 में विक्टर वेस्कोवो भी इस जगह पहुंचे अपनी पनडुब्बी DSV लिमिटिंग फैक्टर से। उन्होंने 10,928 मीटर की दूरी तय की थी। इसके अलावा भी कई नाम हैं। 2007 में हर्बर्ट निच ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बिना किसी उपकरण के समुद्र में 214 मीटर का गोता लगाया था। उन्होंने यह कारनामा किया था एक सांस में। उन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन एन अर्थ कहा गया। 2014 में अहमद गैब्र ने रेड सी में सबसे गहरी स्कूबा डाइव की। वह ब्रीडिंग ऑपरेटर्स के साथ समंदर में 332 मीटर नीचे उतरे थे। रहस्यमयी जीवों के साथ साथ निचली सतह पर एक अप्रिय चीज भी है। समुद्र के रहस्य सुलझाने में इंसानों ने समुद्र में गंदगी भी खूब फैलाई है। इसके सबसे निचले तल पर इतना मलबा है कि अगर उसे बाहर निकाला जाए तो उस मलबे से पूरा एक देश को भरा जा सकता है। इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के मुताबिक समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा हुआ है। और यह तो कुछ भी नहीं, समुद्र में इंसान के द्वारा उत्पन्न किया गया मलबा, हवाई जहाज का मलबा और ना जाने क्या क्या। यह समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है, साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा है, क्योंकि जहाजों के इनमें फंसने का खतरा होता है। बात करें रहस्यमयी जीवों की तो ऐसा ही एक जीव है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। उसका नाम है जेलीफिश। अगर यह जीव इंसान को छू भर ले तो सेकंड के 100वें हिस्से में इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और इंसान की मौत हो जाएगी। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो हर समुद्र का पानी खारा होता है? तो चलिए आज हम इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि समुद्र के पानी का खारा होने की क्या वजह है। दरअसल नदियों का पानी समुद्र में आकर मिलता है और आपने देखा होगा कि कई नदियों का पानी मीठा होता है तो कई नदियों का पानी खारा होता है, और इस तरह समुद्र में कई तरह का पानी आकर मिलता है। जब ये पानी वाष्पीकृत होता है तो ये ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है और यही बादल बारिश के रूप में नीचे गिरता है। बरसते समय ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आकर अम्लीय हो जाता है। जब ये पानी जमीन, चट्टानों और पहाड़ों पर गिरता है तो बारिश के पानी में मौजूद लवण इनमें घुल जाते हैं। जब इन सतहों से नदी का संपर्क होता है तो ये लवण नदियों में घुल जाते हैं और ये नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। नदियों में ये लवणीय पानी बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए नदियों का पानी खारा नहीं लगता। लेकिन जब कई नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो इनका लवण समुद्र में चला जाता है। लाखों सालों से नदियों द्वारा लाया गया ये लवण समुद्र में इकट्ठा होते आ रहा है। धीरे धीरे पानी खारा हो जाता है। इसके अलावा समुद्र तल की चट्टानों और ज्वालामुखी से भी समुद्र में लवण घुलते रहते हैं। साथ ही समुद्र में मौजूद सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से नमक बनता रहता है, जिस कारण भी समुद्र का पानी खारा हो जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस तरह तो समुद्र का पानी निरंतर और ज्यादा खारा होता जा रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता।
दरअसल समुद्र में मौजूद लवण का इस्तेमाल शल्कधारी समुद्री जीव जंतु अपनी खोल बनाने में काम में लेते हैं। इन जीवों के मरने पर ये खोल चूने के पत्थर का रूप लेकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और भू सतह के हलचल से समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। ये वही चूना होता है जिसका खनन करके घरों में काम लिया जाने वाले चूना बनाया जाता है। यही प्रक्रिया चलते रहने से करोड़ों सालों से समुद्र के पानी का खारापन वैसा ही बना हुआ है। समुद्र के जल में औसतन 3.5% लवणांश पाया जाता है, यानी प्रति 100 ग्राम वाटर में करीब 3.5 ग्राम लवण मौजूद होता है। मृत सागर में खारापन सामान्य समुद्रों की तुलना में 10 गुना अधिक है। उच्च लवणीयता के कारण मृत सागर में जीव जंतु कम ही होते हैं। समुद्र में पाया जाने वाला ये लवण ही नमक होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूरी दुनिया के सभी समुद्र से पूरा नमक निकालकर उसे सुखाया जाए तो उससे 288 किलोमीटर ऊंची, 1.6 किलोमीटर मोटी और पृथ्वी की परिधि के जितनी लंबाई वाली एक दीवार बनाई जा सकती है। आपको लग रहा होगा कि समुद्र के बारे में काफी जान लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। यूनेस्को के मुताबिक समुद्र का अब तक केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है, यानी यह जानकारियां सिर्फ 5% हिस्से से मिली हैं। जिस तरह फिलहाल समुद्र अथाह है, वैसे ही उसके रहस्य भी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इस जानकारी को साझा करें। धन्यवाद।